नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग आरओ परीक्षा के लिए तथा आगामी परीक्षाओं के लिए 30 डेज का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। इस 30 डेज के करंट अफेयर में जो है वो करंट अफेयर आपका जो है मई मंथ से लेकर अक्टूबर 2024 तक के रहेंगे। अक्टूबर 2024 का मतलब क्या है कि इसको हम उल्टे सीरीज में करेंगे। यानी उल्टे सीरीज कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग मंथ ऑफ मई करेंगे, मंथ ऑफ मई के बाद फिर अप्रैल, यानी इसी ऑर्डर में चलते चलते हम लोग अक्टूबर तक जाएंगे। आर की परीक्षा के लिए जहां तक मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर 2024 से लेकर जून, एटलीस्ट कम से कम 20 जून तक का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना चाहिए। यानी परीक्षा के एक महीने पहले तक करंट अफेयर करना चाहिए। और जो परीक्षा के जो नज़दीक के जो 4-5 महीने होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम करंट वहीं से पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में है, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म के बाद जो है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इन इन्फॉर्मेशन को हो सके तो अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, और जैसे ही एक मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होगा तो इसको मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है कि 19 और 21 मई 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन सीईआरटी इन संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन हमारे पास मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, महाबलीपुरम है। तो याद रखिएगा ये महाबलीपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइएगा। और बताइए सीआरटीएन है क्या। देखिए 19 मई 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन सीईआरटी इन याद रखिएगा, ये संस्था है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित ट्रेडिशन ब्लू रिजॉर्ट टेम्पल में आयोजित किया गया। इसमें क्या किया गया कि भारत सुरक्षा ऑडिट इकोसिस्टम को मजबूत करके उसका विस्तार करने के लिए आयोजित किया गया। यह भारत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका फुल फॉर्म ये है सीईआरटी का, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इनका मतलब इंडिया से है, ये याद रखिएगा। इसमें और आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, बाकी के फैक्ट आप छोड़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। ये आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बुलबुल V2 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। बुलबुल V2 मॉडल 11 भारतीय भाषाओं में प्राकृतिक और क्षेत्रीय उच्चारण वाली आवाजें प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए। बी क्या है कि बुलबुल V2 की P90 विलंबता 0.94 सेकेंड है। सर्वम एआई का यह मॉडल 10,000 अक्षरों के लिए 15 रुपए में सेवा प्रदान करता है। और डी ऑप्शन ये है कि बुलबुल V2 मॉडल प्रतिस्पर्धा की तुलना में 5 गुना सस्ता है। तो याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, लेकिन आप क्या है कि बुलबुल V2 है क्या, जान लीजिए। कि देखिए मई 2025 में बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप सर्वम एआई ने बुलबुल V2 नाम का एक नया टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल तैयार किया। यह हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और गुजराती सहित 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है। अब देखिए जैसे 11 भारतीय भाषाओं में प्राकृतिक मानवीय जैसी आवाजें और प्रामाणिक क्षेत्रीय उच्चारण प्रदान करता है और सटीकता से करता है। इसकी विलंबता केवल 0.398 सेकंड है। हालांकि ये वाला फैक्ट जो है पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसलिए कुछ आएगा तक कंफ्यूजन, मतलब आप बुलबुल V2 को प्रिपेयर करके रखिएगा, बाकी का फैक्ट आपके काम का नहीं है। अब देखिए अगला कैमरा है स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट। देखिए मई 2025 में किसे स्वामित्व वाले स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। तो किसकी है ये? जेफ बेजोस की है, एलन मस्क की है, टिम स्टर्लिंग की है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि स्टारलिंक जो है वो किसकी है, तो वो एलन मस्क की कंपनी है। ठीक। मई 2025 में अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। ठीक है। ये और इसकी मियाद कितनी है, तो 3 साल के लिए है। कंपनी भारत में सेवा शुरू करने का रास्ता यहाँ से साफ होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बस इतना इसमें फैक्ट है, बाकी कोई आपके काम का नहीं है। देखिए यहाँ जो लिंक दिया है इस लिंक पे आप जो है क्लिक करके आप पूरी की पूरी न्यूज भी पढ़ सकते हैं जहाँ से न्यूज ली गई है। अब देखिए अगला क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश में अनेक बुनियादी ढांचों का शिलान्यास। देखिए इसका प्रश्न क्या है, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश में किए गए उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए आपके ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे प्रधानमंत्री ने नांगयाल आंध्र प्रदेश में 1460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। अमरावती में प्रधानमंत्री ने विधानसभा, उच्च न्यायालय एवं सचिवालय सहित प्रशासनिक भवनों की आधारशिला रखी, जिसकी कुल लागत 17,400 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखी है, जो एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री ने बुंगनपल्ले सीमेंट नगर और पन्नियम स्टेशन के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आपको क्या था, सही नहीं है। इसमें से कथन बी हमारा सही नहीं है।
बाकी को जो तीनों कथन है वो एकदम सही है। अब देखिए इससे संबंधित जो फैक्ट है, देखिए 2 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं को उद्घाटन एवं शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या है, इसमें इन्होंने 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। ये चीजें हैं, बाकी इसमें और फैक्ट है आप देख सकते हैं, हालांकि इसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए विंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में न्यूज था कि 2 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की जयंती के शुभ अवसर पर केरल के तिरुवनंतपुरम में विंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह देश का दूसरा समर्पित कंटेनर ट्रांसमिट पोर्ट है। तो केवल एक सही है कि दो सही है कि एक और दो, दोनों सही है कि इनमें से कोई नहीं? तो केवल केवल कथन एक सही है। ठीक है, देखिए 2 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की जयंती के शुभ अवसर पर केरल के तिरुवनंतपुरम में विंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी लागत कितनी है? 8800 करोड़। ये फैक्ट याद रखिएगा, आजकल आयोग फैक्ट के बारे में पूछ रहा है। यह बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसमिट शिपमेंट पोर्ट है। इसका प्राकृतिक गहराई वाला ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो विश्व में कुल चुनिंदा बंदरगाहों में पाया जाता है। बाकी के फैक्ट आपके काम के नहीं तो छोड़ सकते हैं आप हैं। अगला प्रश्न हमारा सहयोग पहल के बारे में है। तो देखिए सहयोग पहल इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 मई 2025 को उड़ीसा सरकार ने सहयोग नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत की। यह पहल शहरी गरीबों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। देखिए यूपी पीसीएस के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है क्योंकि ये स्टेट बस, लेकिन फिर भी इसको जान लीजिए। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल बातें नहीं करूंगा। देखिए आपको जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ तो ये एमसीक्यू फॉर्म में है, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म के साथ जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो आप इन महत्वपूर्ण जानकारियों को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन महत्वपूर्ण जानकारियों से भी प्रश्न बनते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 2 मई 2025 को कौन सा भारतीय शहर WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज का एंड कम्युनिकेशन में शामिल हुआ? तो ऑप्शन कोची, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु। तो सही आंसर क्या है? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे? तो केरल में है। देखिए 2 मई 2025 को केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिस्टम एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया। यह मान्यता कोझिकोड नगर निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा सामाजिक समावेश के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम में मिला है। देखिए कोच्चि के बाद इस नेटवर्क में शामिल होने वाला ये दूसरा भारतीय शहर है। मतलब भारत के कुल 2 शहर में शामिल हुए हैं। पहला कौन सा था? कोच्चि, और दूसरा हमारा कौन सा? तो कोझिकोड था। ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों केरल में हैं। इस न्यूज की तो चर्चा पूरी दुनिया में थी, ऑपरेशन सिंदूर। तो इसके बारे में विचार किया। देखिए 6-7 मई 2025 को रात को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया गया। इस अभियान के तहत पाकिस्तान में अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें आप जानते हैं कि दोनों कथन सही हैं। इसके बारे में डिटेल आपको सबको पता है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये डेट पूछा जा सकता है। तो 6 और 7 मई को है। ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा। अब आते हैं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक JCM 25। 8 मई 2025 को भारत ईरान संयुक्त आयोग 20वीं बैठक JCM 2025 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, मुंबई, तेहरान, दोहा। तो ये कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। 8 मई 2025 को भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक की 20वीं नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इस्लामिक गणराज्य के ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने की। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये दोनों फैक्ट पेपर में पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबूजी वनम के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए यह विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है जो हार्टफुलनेस संस्था और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। इसमें लगाए गए वृक्ष प्राणहुति को अवशोषित कर आत्मा का पोषण करते हैं। यह उद्यान उत्तर प्रदेश के कान्हा शांति वन में स्थित है। यह उद्यान में एक केंद्रीय जल निकाय है जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। तो आपका सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। देखिए 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा, नाम याद रखिएगा, कान्हा शांति वन बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। यह विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। इसे संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से विकसित किया गया है। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं आप अगले फैक्ट के ऊपर। देखिए यह थीम आधारित उद्यान दुनिया में अपनी तरह का पहला उद्यान है। बस इतना रखिएगा, बाकी की चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर डिजिटल प्रथम हार्वर्ड हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन 5 मई 25 को किया गया। एओसीसी का उद्घाटन भारतीय विमानन प्राधिकरण एआई द्वारा किया गया। एओसीसी को एक मोबाइल प्रथम डेटा प्रणाली में परिवर्तित किया गया है। जीत अडानी ने एसओसी का उद्घाटन किया था। तो आपका क्या है इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शनों से भी प्रश्न हल किए जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। और करंट अफेयर कैसा आ रहा है पेपर जाने, देखिए आपके पेपर में जो है वो लगभग 20-22 से 25 करंट अफेयर आते हैं और आज से लेकर 15 जुलाई तक करंट अफेयर की वीडियो पर डे आएंगे। ये वीडियो 1 घंटे का रहा करेंगे, तो ये समझिए कि आप 30-35 घंटे लगाकर अपने 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के सही कर सकते हैं। तो आप चलिए इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको भी सुन लेते हैं। देखिए पहला क्या है कि 5 मई 2025 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र चालू किया गया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने अपने डिजिटल नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता के लिए केओसी का पुनर्गठन किया। तो आप ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। देखिए हाँ, अडानी एयरपोर्ट के होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक जीत अडानी ने इसका उद्घाटन किया। बाकी के फैक्ट आप किसी काम के नहीं आते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर देखिए क्या, आदि शक्ति अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 मई 2025 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जमीन स्तर पर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। अभियान के क्रियान्वयन के लिए कुल 10.50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। देखिए महिलाओं संबंधित योजना जो पूरे देश में कहीं भी आयोजित की जाती हैं तो पेपर के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होती है। उसमें से कौन सा कथन सही है? तो उसमें से क्या है, तो इसमें से दोनों कथन सही है। अब इससे संबंधित फैक्ट जो है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल जानते हैं महिलाओं से संबंधित, तो इसमें से बस एक फैक्ट आपके काम है कि यह घोषणा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान चौंडी में आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक के दौरान की गई थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा और इसमें से कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए क्या कि वर्ष 2025-26 में से 28-29 तक 4 वर्षों की अवधि में 5 नए आईआईटी संस्थानों को शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय क्या है? 10,000 करोड़ रुपए, 11,828.79 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़ रुपए, तो 9,500 करोड़ रुपए। देखिए इतना फैक्चुअल पेपर आरओ में प्रश्न बनाए जाते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। लेकिन अब इसमें से और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आप उसको भी एक बार देख लीजिए कि 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश आईआईटी तिरुपति, केरल में आईआईटी पलक्कड़, छत्तीसगढ़ में आईआईटी भिलाई, जम्मू कश्मीर में आईआईटी जम्मू और कर्नाटक में आईआईटी धारवाड़ बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये वर्ष 2025 से लेकर 28-29 तक 4 वर्षों की अवधि में बनाए जाएंगे। इनकी कुल लागत क्या होगी? 11,828.79 करोड़ रुपए। आपको ये फैक्ट याद ना हो मानता हूं, लेकिन ये कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं ये नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। आते हैं अब अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई उन्नयन योजना और 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों एनसीओ की स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? योजना का कुल परिव्यय 60,000 करोड़ रुपए है, केंद्रीय हिस्सेदारी 60%, ठीक, और एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजना के तहत 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो सही। अब जो फैक्ट आते हैं इस प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई उन्नयन योजना और कौशल विकास के लिए 5 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना का एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। ये योजना बजट 2024-25 में और 25-26 की घोषणा के अनुरूप लागू की जाएगी। इसमें कुल कितनी राशि है? 60,000 करोड़ रुपए है। ठीक, और ये कहाँ पर होंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि कानपुर में भी हो रहा है और हमारा पेपर यूपी पीपल्स का है, तो आप ये 5 प्लेस याद रखिएगा, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 4 मई 2025 तक अंगोला के राष्ट्रपति जोआमो मैनुअल गोंकाविल्स लोरेंको को भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। अंगोला के राष्ट्रपति की भारत की 38 वर्षों बाद यात्रा हुई है। तो ये दोनों फैक्ट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से देखिए क्या है कि कौन सा सही है, तो ये कथन क्या है, इसके दोनों सही हैं। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं खुद उत्तर से दे रहा हूँ
क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। लाइव मैं इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइव मैं चलाऊँ तो पता नहीं कितने लोग रहे ना कितने लोग, इसलिए इसको मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, 1 से 4 मई 2025 तक अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस और लैरेको भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। उनकी भारत की यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय कि अंगोला के राष्ट्रपति की भारत पर 38 वर्ष बाद आए हैं। हमारे और उनके बीच में 1925 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। बाकी आपको पढ़ने की और जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। DRR चावल 100 कमला को ICAR हैदराबाद ने सांबा मासूरी किस्म के आधार पर विकसित किया है। पूसा DST चावल 1 को ICAR नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है और ये क्षारीय मिट्टी में भी उपज बढ़ा सकता है। DRR चावल 100 की पकने की अवधि सामान्य किस्मों की तुलना में 20 दिन अधिक है। इन किस्मों को क्रिस्पर कैस यानी इसको ना क्रिस्पर कैस हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं से विकसित किया गया है, जो जीव अनुवांशिक संरचना के बिना विदेशी DNA में बदलाव करती है। एक बात याद रखिएगा, देखिए हूँ आपको इसमें, हालांकि ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। देखिए जितने भी कृषि में या फिर जीन परिवर्तन करके बनाए जाते हैं तो देखिएगा याद रखिएगा उनकी अवधि जो होती है वो हमेशा कम की जाती है। ठीक, तो आप यहाँ से भी इस उत्तर को पकड़ सकते थे। अब इससे संबंधित जो फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए 4 मई 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीनोम संपादित धान की किस्में कौन कौन सी DRR चावल 100, इसका नाम कमला है, पूसा DST चावल 1 के विकास की घोषणा की। ICAR ने देश में पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की। आप इन दो किस्मों का नाम याद रखिएगा, इन दो किस्मों का नाम पेपर में पूछा जा सकता है, बाकी के फैक्ट आपको याद रहें चाहे न रहें। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पहलगाम आतंकी हमला है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हालांकि बहुत विभत्सक न्यूज़ थी भारत जैसे देश में। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। देखिएगा निलंबित किया। अटारी एकीकृत सीमा चौकी के चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति जारी रहेगी। भारतीय उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा ये कथन नंबर जो 2, 3, 4 है ये सही नहीं है, केवल कथन इसमें एक सही था। ठीक है, तो इसमें बारे में बात नहीं करते हैं। बाकी हाँ, ये जो फैक्ट है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 का जो सिंधु जल संधि समझौता था वो किया था। आप एक काम करते हैं कमेंट में कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और सिंधु निकलती कहाँ से, आप कमेंट करके बताइएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 28 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 7 तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 255 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। पहला ऑप्शन था हमारा। बयास NV ऐप को केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान बोर्ड यानी CIFRI द्वारा विकसित किया गया। 5वीं समुद्र मत्स्य गणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी, जिसमें जियो रेफरेंस आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। मत्स्य जनगणना के लिए 12 लाख मत्स्य पालक परिवारों को शामिल किया जाएगा। कौन सही नहीं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा B सही नहीं, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सही हैं। अब जो संबंधित फैक्ट है इसको भी एक बार देख लेते हैं। 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन, डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 255 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ 7 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के लिए इसका मंजूरी दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा और इसका जो है ये अभियान 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बाकी की चीज़ों को करने की आपको जरूरत नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 24 अप्रैल 2025 को अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण कार्य का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। तो ऑप्शन हमारा आपका क्या है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और ऑप्शन डी मझगांव डाक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही होगा, यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण फैक्टों पे। देखिए 24 अप्रैल 2025 को अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोर्ट यार्ड 3040 के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह का आयोजन कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के तहत हुआ। युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक वाइस एडमिरल राजा राम स्वामीनाथन समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी का फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 22 अप्रैल 2025 को CBDT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को किस अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण के रूप में मान्यता
दी गई थी। तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, स्वच्छ गंगा मतलब गंगा स्वच्छता अभियान 2015। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और इसको हम छाता विधान बोलते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया था, कब लागू किया था। मैंने ये फैक्ट पूछा आपसे है। अब आते हैं इसके फैक्ट पे। तो 22 अप्रैल 2025 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को कर छूट का दर्जा दे दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार के प्रमुख नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित एक प्राधिकरण है। ठीक है, इसलिए इसको छूट दिया गया है। तो मतलब क्या है कि इससे संबंधित जो कार्य होंगे वो छूट के आधार पर होंगे। इन सफाई के कार्य में जो है वो टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो से कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा करेंगे मैं आपको वो बता भी दिया करूँ। देखिए, भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा गया, वो झारखंड में है, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो देखिए, अब इससे संबंधित क्या है कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। यह भारतीय ग्रे वुल्फ के संरक्षण के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना जो है 1976 में भारतीय ग्रे भेड़िया की रक्षा के लिए की गई थी और यह अभयारण्य पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। बस इसमें से ये चीजें हैं, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 25 अप्रैल 2025 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रमुख खनिज अनुसंधान संस्थान, ठीक, CSIR ISMT ने रूस के किन प्रमुख संस्थानों के साथ संयुक्त घोषणा पत्र GDI पर हस्ताक्षर किए? तो रॉस्कोमास और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, पहला ऑप्शन। दूसरा, स्टेट रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ द रेयर मेटल इंडस्ट्री और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MISS यानी नुस्टी मिस, रूसी विज्ञान अकादमी और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, रोस्टॉम और रूस का रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये ध्यान रखिएगा। यानी दो यूनिवर्सिटी हैं, JSC ग्रेडमेंट और NUST मिस, इसने किया था। देखिए, आपको बहुत सारे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन अप्रैल के हैं। तो देखिए, अप्रैल और मई के जो क्वेश्चन हैं वो एक साथ मैंने लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अप्रैल का करंट अफेयर वो भी आएगा। अब आते हैं सिर्फ फैक्ट पे। तो देखिए, 25 अप्रैल 2025 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रमुख खनिज अनुसंधान संस्थान CSIR ISMT भुवनेश्वर ने रूस के अग्रणी संस्थान स्टेट रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ द रेयर मेटल इंडस्ट्री, ठीक, जिसका नाम क्या है JSC ग्रेमेट, और रॉस्टोमास रूसी राज्य परमाणु ऊर्जा निगम के अधीन एक डिक्लेरेशन पत्र साइन किया है। ये आपको बस जानना है। देखिए, दो चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइएगा कि आप CSR की स्थापना कब हुई थी, CSR कब बना था और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, आप कमेंट करके बताइएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 24 अप्रैल 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं बताना हमको है? PM मोदी ने गोपालगंज से हथुआ में LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 340 करोड़ रुपए है। विद्युत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु 1170 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। PM ने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। PM ने 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि वितरित की। तो हमारा क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अब कुछ और फैक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, 24 अप्रैल 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए, जो देश भर के उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों और मान्यता प्रोत्साहन देने हेतु किया जाता है। PM ने गोपालगंज जिले की हथुआ में LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी, जिसमें रेल अनलोडिंग सुविधा भी शामिल है। देखिए, जो लोग BPSC देंगे उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, ये बात को ध्यान आप रखिएगा। बाकी के फैक्ट हमारे पास जो है वो काम के नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
अप्रैल 2025 में दिल्ली में शुरू की गई आयुष्मान वय वंदन योजना का संबंध में निम्न में कौन कथनों पर विचार कीजिए। 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को सालाना 10 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें से आपको बताना था कि कौन कौन से कथन सही है, तो इसमें से क्या है, कथन एक और कथन दो, यानी दोनों से ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए, दिल्ली हमारी देश की राजधानी है और दिल्ली से संबंधित जो योजनाएं होती हैं वो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए, 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को सालाना 10 लाख रुपए तक का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको ABPM जय से 5 लाख रुपए का कवर और दिल्ली सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का कवर। ये देखिए, अब इसी फैक्ट को बना के ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने त्यागराज स्टेडियम में इस योजना का उद्घाटन किया। बाकी का फैक्ट आपके काम का नहीं है। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमरावती की प्रस्तावित हरित राजधानी योजना के संदर्भ में सही नहीं है। तो आप जानते हैं अमरावती कहाँ है और अमरावती किसकी राजधानी है। अमरावती की योजना 2700 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए है, जिसमें केवल सौर ऊर्जा का निर्भरता होगी। अमरावती मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस बेड़ा नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। सभी सरकारी और वाणिज्यिक भवनों में नेट मीटरिंग के साथ सौर पैनल स्थापित करना अनिवार्य होगा। जिला शीतलन प्रणाली के लिए सरकारी भवनों की ऊर्जा की मांग लगभग 50% कमी आएगी। तो इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही नहीं है। अब देखिए, से संबंधित जो फैक्ट हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है कि आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कहाँ पे, अमरावती में नवीकरणीय ऊर्जा संचालित होने वाली विश्व की पहली राजधानी बनाने की दिशा में अग्रसर है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक, बाकी के और फैक्ट आपके किसी काम के नहीं है, बस ये ध्यान आप रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे की स्थापना वर्ष 1965 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। सत्यजीत जीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान SRFTI को वर्ष 1995 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2017 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU ने FTI के 6 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों को मास्टर डिग्री के समकक्ष मान्यता दी। वर्ष 1971 में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम बदलकर फिल्म इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII कर दिया गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ये ध्यान आप रखिएगा। अब जो संबंधित फैक्ट हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, 22 अप्रैल 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय फिल्म इंटेलिजेंस संस्थान FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म इंटेलिजेंस संस्थान कोलकाता को डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया है। और यह निर्णय जो है UGC ने 1956 की धारा 3 के अनुरूप किया है। और FTI की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में पुणे में की थी। ये ध्यान रखिएगा, इतना फैक्ट है। तो अभी मिलते हैं, अब रुकें। अच्छा, अभी और प्रश्न हम लोग कर लेते हैं क्योंकि अभी आधा घंटा ही हुआ है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की प्रविष्टियों के संदर्भ में सही नहीं है। पहला क्या है कि 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के द्रौपदी पर्व के अंतर्गत आती है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अब भारत की कुल 14 प्रविष्टियां हो गई हैं। तो हमारा इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि महाभारत गीता जो भगवत गीता है वो विश्व पर्व की आती है। तो अब इसमें से फैक्ट देख लेते हैं। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने 74 नए दस्तावेज धरोहर संग्रहों को अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है, जिसमें भारत की भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियां भी शामिल हैं। ठीक, इसी के साथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या अब 14 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की पेरिस में आयोजित विश्व ने 74 नए आलेखों को जोड़ने को मंजूरी दी गई थी। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू महाकाव्य महाभारत के विश्व पर्व के अंतर्गत रखा गया है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसमें से पूछा जाए तो ये कहाँ पे की गई, तो आज की गई पेरिस में। कितनी संख्या है, तो कुल 14 है। ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, आप ये बताइएगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। अगर आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के बारे में प्रश्न है ये। 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट जारी की। सूचकांक के राज्यवार आकलन में गुजरात 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है, कथन नंबर सी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अब इससे संबंधित जो कुछ फैक्ट है जो पेपर में हमारे आ सकते हैं उसको देख लिया जाए। 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक, ठीक, यानी पंचायत एडवांस इंडेक्स की बेसलाइन रिपोर्ट जारी की। यह सूचकांक स्थानीयकृत SDG के 9 विषयों में पंचायतों का प्रदर्शन को दर्शाता है। इनमें पंचायत में गरीबी मुक्त, बेहतर आजीविका, स्वास्थ्य पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, यानी ये विषय थे। इसको ध्यान आप रखिएगा, ठीक है, और उसको आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 में 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। तो सही ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली है। इसके बारे में कुछ जो फैक्ट है उसको देख लिया जाए। 10-12 अप्रैल 2025 को 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है संभावना। यह भू प्रौद्योगिकी पर भारत का प्रमुख संवाद है, जिसमें सह मेजबानी विदेश मंत्रालय भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया द्वारा की जाती है। बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें देखिए USA, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देश भी शामिल हुए थे। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 9 अप्रैल 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृत जीरकपुर बाईपास परियोजना के संदर्भ में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह बाईपास NH7 चंडीगढ़ बठिंडा, NH5 जीरकपुर परमाणु के जंक्शनों को जोड़ता है। परियोजना की कुल लंबाई 29.2 किलोमीटर है। परियोजना की कुल लागत 1,878.71 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य दिल्ली मोहाली एयरसिटी से आने जाने वाले यातायात को डाइवर्ट करना और पंचकुला की भीड़ को कम करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से क्या है? बी सही नहीं है। अब इसको देख लेते हैं परीक्षा के उद्देश्य से। 9 अप्रैल 25 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पंजाब और हरियाणा राज्य में NHO के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर NH7 यानी जीरकपुर पटियाला के साथ जंक्शन शुरू होकर NH5 जीरकपुर परमाणु के जंक्शन पर समाप्त होने वाले 6 लेन युक्त नियंत्रित प्रवेश जीरकपुर को मंजूरी प्रदान करी है। इसकी लंबाई क्या है? 19.2 किलोमीटर है। ये महत्वपूर्ण फैक्टर, बाकी क्या आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी। कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के लिए आरंभिक कुल परिव्यय राशि कितनी निर्धारित की गई है? 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1600 करोड़, 2000 करोड़। इसका संयुक्त क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1600 करोड़। अब इसके से संबंध जो फैक्ट है, 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 25 और 26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का आरंभिक कुल परिव्यय राशि कितना है? तो 1600 करोड़ रुपए है। उद्देश्य क्या है? सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना और मौजूदा नहरों एवं अन्य स्रोतों को निर्दिष्ट क्लस्टरों में सिंचाई जल की आपूर्ति की जा सके। तो बस इसमें से यही हमारे काम की न्यूज थी। आते हैं अब अगले प्रश्न के ऊपर। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला किसने रखी? PM नरेंद्र मोदी, रेमंड डेका, विष्णुदेव साय, अमित शाह। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अब है क्या, 11 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला रखी। तो ये खबर जो है हमारे यूपी के लिए महत्वपूर्ण तो नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय सेमीकंडक्टर जो है न्यूज में चल रहा है, इसलिए इसको कवर किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि MP से संबंधित न्यूज है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, ये महत्वपूर्ण खबर है, ये पेपर में आने लायक है, ठीक है। ये वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 से 24 अप्रैल 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। यह उनकी भारत की दूसरी यात्रा थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसमें से केवल कथन एक सही है। अब देखिए फैक्ट हम समझ लेते हैं इसमें से क्या है।
21 से 24 अप्रैल 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के सदस्य भी थे। उनकी यह भारत की पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान वो किससे मिले? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बातचीत हुई होगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि वो जयपुर घूमने भी गए थे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अगला न्यूज हमारा सुफलाम 2025। 25-26 अप्रैल 2025 को सुफलाम आकांक्षी दिग्गजों और कलाकारों के लिए स्टार्टअप फोरम 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सही ऑप्शन हमारा देखिए, इसमें से सोनीपत है, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सोनीपत। सोनीपत कहाँ पे है? तो सोनीपत हरियाणा में है। ठीक, 25-26 अप्रैल 2025 को सुफलाम आकांक्षी दिग्गजों और सह कलाकारों, ठीक है, सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम 25 का दूसरा संस्करण निपटम कुंडली परिषद सोनीपत हरियाणा में आयोजित किया गया। ठीक है, इस वर्ष का सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत और दृष्टिकोण के अनुरूप एक जीवंत स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इधर का इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रबंध संस्थान निपटम कुंडली से। ये वाला फैक्ट याद रखिएगा कि इसका आयोजन किसने किया है, क्योंकि इसमें कई सारे संस्थान हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। आते अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर है। यह पीएम मोदी की तीसरी यात्रा है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो क्या है, इसमें हमारे दोनों कथन सही हैं। क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के पीएम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद, नाम लंबा चौड़ा है, ध्यान रखिएगा। निमंत्रण पर पीएम मोदी 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर रहे। ध्यातव्य है कि ये पीएम की तीसरी यात्रा है। ठीक है, इसके पहले वो 2 बार और जा चुके हैं। बाकी इसमें से और कोई चीज़ हमारे फैक्ट पढ़ने की चीज़ें नहीं हैं। और आते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मज़ा आया होगा और इस सीरीज़ को हम पर डे चलाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ कंटिन्यू 1 महीना रहेगी। अगर आप इस सीरीज़ को 1 महीना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि यूपी पीसीएस में और चाहे आरओआर की परीक्षा में, चाहे बीपीएससी की परीक्षा में करंट आपके टिप पे रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि 23 से 25 अप्रैल 2025 को 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियों और अवसर यानी SEFCO 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली, देहरादून, इंदौर, लखनऊ। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो सही उत्तर हमारा क्या है? देहरादून है। अब इसमें संबंधित जो फैक्ट है देखिए, 23-25 अप्रैल 2025 को 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियों और अवसर SEFCO 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 देहरादून में आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा किया गया। इसका विषय क्या था? किफायती ऊर्जा एवं रसायनों के साथ सतत विकास भविष्य को बढ़ावा देना। यह ऊर्जा एवं रासायनिक क्षेत्र में नवीन समाधानों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन का पहला संस्करण 17 में आयोजित किया गया था, इन 2017 में। तो इस एपिसोड में या फिर इस अंक में यही था। और ये सीरीज डेली है। आप आरओ की परीक्षा दे रहे हैं तो ग्रुप में लिंक है, ठीक, मतलब डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को भी ज्वाइन करके आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये करंट अफेयर का मोड आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।